हाय दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे। मैं यशवंत गौरव पूर्वांचल करियर क्लासेस में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, पीईटी की ये जो निःशुल्क बैच आप लोगों के लिए चलाई गई है, उसमें साइंस सब्जेक्ट जो आप लोगों को परेशान करता है, बहुत ज़्यादा टेंशन देता है, उसको लेकर उपस्थित हूँ और वादा करता हूँ कि अगर आपने मेरे सभी प्रैक्टिस सेशन देख लिए तो साइंस का कोई ऐसा प्रश्न नहीं होगा जो आपको परेशान करेगा या फिर पेपर में ना उससे जुड़ा हुआ कोई प्रश्न मिले। तो अभी तो शादी वादी का माहौल चल रहा है, आप लोग उसी में बहुत ज़्यादा व्यस्त होंगे, हमें पता है। लेकिन थोड़ा सा समय निकाल कर, बहुत ज़्यादा वीडियो इस समय, बहुत बड़ा वीडियो इसीलिए इस समय नहीं बन रहा है कि आप लोगों को ताकि थोड़ा सा ही समय मिले आप उसको देख लीजिए। कंटिन्यूटी आपकी बनी रहनी चाहिए, कंटिन्यूटी बहुत ज़रूरी होती है। कंटिन्यूटी नहीं बनी रहेगी तो जो चीज़ें दिमाग में होती हैं वो भी छूटने लगती हैं। तो चलिए दोस्त, इसी कंटिन्यूटी को लगातार एक और कदम आगे बढ़ाने के लिए एक और वीडियो आपके सामने लेकर उपस्थित है। तो आज के जो प्रश्न होंगे उसमें केमिस्ट्री और फिजिक्स है। देखते हैं कितने लोग कितने प्रश्न सही करते हैं। आइए अपने दिमाग को इस पर लगाइए, जोर दीजिए अपने दिमाग पर कि कौन सा प्रश्न सही होगा। बहुत ज़्यादा हार्ड भी नहीं, बहुत ज़्यादा आसान नहीं। आ रहा है तो हार्ड है और आ रहा है तो आसान, बस यही होता है, बाकी कुछ होता नहीं है। तो लीजिए, पहला प्रश्न आपके सामने है, जल्दी से देखिएगा। हाँ, पहला प्रश्न आपके सामने है, इस प्रश्न का उत्तर दीजिए और कमेंट जरूर किया कीजिए यार। कमेंट नहीं करेंगे तो कैसे समझ में आएगा कि आप लोगों को प्रश्न समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। देखिए, पहला है, प्रबल अम्ल के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। अब आप ये बताइए, आप कैसे कह सकते हैं कि ये प्रश्न मैंने नहीं पढ़ाया है। थियरी में मैंने अम्ल, क्षार, लवण सभी चीजें पढ़ाई हुई, तो ये भी चीजें पढ़ाई। आइए देखते हैं क्या कह रहा है। ऑप्शन क्या बोल रहे हैं इसके। प्रबल अम्ल अन्य पदार्थों जैसे धातु कार्बोनेट और धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट, जिसे आप लोग बाइकार्बोनेट कहते हैं, के साथ बहुत तेजी से अभिक्रिया करते हैं। ये बात तो सही है कि जो धातु कार्बोनेट होते हैं या धातु बाइकार्बोनेट होते हैं, उनके साथ अम्ल बहुत तेजी से क्रिया करते हैं। जो प्रबल अम्ल होते हैं बहुत तेजी से क्रिया करते हैं, ठीक है। दूसरी क्या है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल। अच्छा, तीनों का नाम तो आप जानते हैं, तीनों का सूत्र आप जानते हैं, दिमाग में आपके क्लिक हुआ कि नहीं हुआ। मैं अभी पिछले वीडियो में शायद बताया था, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl, सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4, नाइट्रिक अम्ल HNO3। जब इन चीजों का आप बार बार प्रैक्टिस करते रहेंगे तो ये चीजें आपके दिमाग में वैसे ही बैठ जाएंगी। ये एक प्रबल अम्ल है, प्रबल एसिड है। देखिए, एसिड लिखे या अम्ल लिखे, हमें उससे क्या मतलब, हमें तो अपने काम से मतलब है। आइए, तो ये भी सही है भाई, ये प्रबल अम्ल है, ठीक। उसके बाद अम्ल वह रासायनिक पदार्थ होते हैं जिनमें स्वाद नमकीन होता है। आप ये बताइए, मैंने आपको एसिडिक बताया, एसिडिक को बताया है कि ये स्वाद में खट्टे होते हैं। स्वाद में कैसे होते हैं, खट्टे होते हैं। तो आप कहां से इसको लगा सकते हैं मेरे भाई, आप कहां से नमकीन लगा सकते हैं बताइए। तो इसने पूछा क्या है, गलत कथन पूछा है, तो गलत कथन मिल गया कि नहीं मिला, आप ये बताइए। ये पूछा है गलत, तो गलत कथन मिला कि नहीं मिला, आप बताइए मुझे। नमकीन थोड़ी होता है, ये स्वाद में खट्टे होते हैं। स्वाद में कैसे खट्टे होते हैं। बस जब ये गलत मिल गया, सभी खनिज अम्ल प्रबल अम्ल हैं, ये भी सही है। जो खनिज अम्ल होते हैं वो प्रबल अम्ल होते हैं, ठीक है।
तो अब बताइए ऑप्शन मिला कि नहीं मिला। बस आप उनको पढ़ते रहिए, उनकी जो थियरी है दिमाग में रखे रखिए, आराम से आपको उसका उत्तर मिल जाएगा। इसका ऑप्शन नंबर सी द राइट आंसर, बेस्ट आंसर होगा इस प्रश्न के लिए। ठीक है, तो आपको समझ में आया होगा कि जो अम्ल होते हैं वो स्वाद में खट्टे होते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलें अगले प्रश्न पर। बेहतर प्रश्न था आपके लिए, बेहतर तरीके से इसको हल कीजिए और अच्छे से देखिए कि कौन सा प्रश्न कैसा आपके ऊपर प्रभाव डालता है। वे अम्ल जिनमें हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन के अतिरिक्त अन्य आध्यात्मिक तत्व होते हैं कहलाते हैं। ये बताइए, जिस पदार्थ में ऑक्सीजन नहीं होगा वो अनाक्सी कहलाता है। जैसे जिसमें कार्बन होता है उसे कार्बनिक कहते हैं, जिसमें कार्बन होता है उसे कार्बनिक कहते हैं, जिसमें कार्बन नहीं होता है उसे अकार्बनिक कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे अकार्बनिक कहते हैं। उसी तरह से जिसमें ऑक्सीजन होता है उसे ऑक्सी कहते हैं और जिसमें ऑक्सीजन नहीं होता है उसे अनाक्सी कहते हैं। बस इतना सा समझना था। अनाक्सी जहां भी होगा वो मिल जाएगा आपके लिए। तो ये प्रबल अम्ल भाई ये तो अम्ल ही होता है, दुर्बल अम्ल ये भी अम्ल होता है, तनु अम्ल ये भी अम्ल होता है। लीजिए, ये जो अम्ल है ये वाला अम्ल आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि इसमें लिखा हुआ है भाई कि अनाक्सी अम्ल है। क्या अम्ल है? अनाक्सी। और मैंने यही आपको बताया है कि अनाक्सी होता है जिसमें ऑक्सीजन के अतिरिक्त कोई अन्य धातु हो। तो ऑक्सीजन के अतिरिक्त मतलब उसमें ऑक्सीजन नहीं होगा, ऑक्सीजन नहीं होगा तो अनाक्सी होगा। ठीक है, चलिए समझ में आया? समझ में आया कि नहीं आया? बस इतना सा बता दीजिए। हंसी मजाक करने के लिए बहुत समय बचा है, हंसी मजाक करना शुरू कर देंगे तो बहुत मजाक हो जाएगा, जानते हैं आप लोग। तो जो अभी बेहतर कंटेंट है उन कंटेंट को अपने पास रखिए, उसके बाद हंसी मजाक करते रहेंगे। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। ये रहा प्रश्न नंबर 3 आपके सामने, आपके स्क्रीन बोर्ड पर। इसे हल कीजिए और बताइए, कमेंट कीजिए कि कौन सा प्रश्न सही होगा। चलिए, यदि हम धावन सोडा की थोड़ी सी मात्रा लेते हैं और उसमें लगभग 1 ग्राम टन डाइल्यूट सॉल्यूशन यानी कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मिलाते हैं तो हम क्या देखेंगे? तो इसमें कह रहा है कि Na2CO3 में क्या आप मिलाएंगे? HCl मिलाएंगे तो ये क्या करेगा? कौन सी क्रिया होगी इसमें आपको बताना है। कौन सी क्रिया होगी इसमें आपको बताना है। तो आपको ये बताना है कि भाई केवल उदासीनीकरण की अभिक्रिया होगी? नहीं, केवल उदासीनीकरण की अभिक्रिया नहीं होगी। व्हाइट रंग के तलछट बन जाएंगे? नहीं। इसमें कार्बन डाइऑक्साइड, ये कार्बन मोनो नहीं होगा भाई, कार्बन डाइऑक्साइड होगा, ये कार्बन डाइऑक्साइड होगा। तो कार्बन डाइऑक्साइड तेज बुदबुदाहट के साथ निकलती है। ये ऑप्शन नंबर सी इसमें बेहतर लग रहा है। बेहतर क्या, यही सही ऑप्शन है, यही आपका सही ऑप्शन है कि क्या कार्बन डाइऑक्साइड गैस तेजी से निकलेगी। कार्बन डाइऑक्साइड गैस क्या होगी? तेजी से निकलेगी मेरे भाई। तो आप देख सकते हैं इसको, कार्बन डाइऑक्साइड बहुत तेजी से निकलती है जब आप धावन सोडा यानी कि सोडियम कार्बोनेट को हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी कि HCl से मिलाते हैं। तो दोनों आपस में क्रिया करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड बुदबुदाहट के साथ तेजी से निकलती है। बुदबुदाहट के साथ क्या होती है? तेजी से निकलती है ये गैस। ठीक है, क्योंकि ये भी गर्म होता है। आप कभी भी धावन सोडा अपने हाथ में लीजिए और उसमें थोड़ा सा पानी डाल दीजिए और हाथ में ऐसे पकड़े रहिए, देखिए आपका हाथ हीट हो जाएगा। हीट होने से क्या मतलब है कि उसमें एनर्जी जो ऊर्जा होती है, ऊर्जा उसमें से उत्सर्जित होती है। जब ऊर्जा उत्सर्जित होती है तो हाथ आपका गर्म हो जाएगा। ठीक है, तो ये कार्य तो आप अपने घर पर भी कर सकते हैं, आसानी से हो जाएगा। आसानी से होने वाली क्रियाएं हैं, आप आसानी से इनको कर सकते हैं। चलिए प्रश्न नंबर 4 आपके सामने है, इस प्रश्न का आंसर कीजिए। चलिए, तो एक सांद्र अम्ल को तनु करने के लिए मतलब सूखा है उसको डाइल्यूट बनाने के लिए, सॉल्यूशन बनाने के लिए आपको क्या करना होगा? सांद्र अम्ल है तो उसे तनु बनाना है, मतलब उसमें सिर्फ पानी मिलाना है। क्या करना है? उसमें H2O मिलाना है। बस कोई अम्ल है उसमें H2O मिलाना है तो वो तनु हो जाएगा। तनु का मतलब डाइल्यूट हो जाएगा, गीला हो जाएगा। गीला करना है तो भाई ये बताइए, ये सांद्र अम्ल है तो सांद्र अम्ल के साथ ही मिलाएंगे ना, तनु अम्ल के साथ तो मिलाएंगे नहीं। तनु अम्ल तो वैसे भी पानी है, सांद्र अम्ल में पानी।
सांद्र अम्ल में पानी नहीं, सांद्र अम्ल में पानी नहीं होगा भाई, ये तो आप वही बात कर दी है, विलायक और विलेय की बात कर दी है, विलायक और विलेय की बात, जिसमें घोलना है उसमें आपको सांद्र डालना है। सबसे पहले अम्ल और फिर पानी को मिलाएंगे, सबसे पहले अम्ल फिर पानी को, ये भी देखिए उल्टा ही काम कर रहा है, यही ऊपर वाला काम ये भी कर रहा है, तो ये भी गलत हो जाएगा। बहुत थोड़ा थोड़ा सा अंतर दिया है, ये तो बहुत थोड़ा थोड़ा सा अंतर दिया है, अगर आप नहीं समझेंगे तो आप तुरंत गलत करके चले जाएंगे। तो ये देखिए पहले पानी है, यानी कि ये विलायक होना चाहिए, ये क्या होना चाहिए, विलायक होना चाहिए, विलायक, और सांद्र अम्ल जो होगा इसमें विलेय होना चाहिए, इसमें विलेय होना चाहिए, तब डायलूट बनेगा, तब तनु बनेगा। डायलूट को DIL से लिखते हैं, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, डी इसमें राइट आंसर हो जाएगा आपके लिए। चलिए इसके बाद चलते हैं प्रश्न नंबर 5 पर। चलिए जरा इसको हल करते हैं, क्या होगा इसमें, इनमें से कौन सा पदार्थ गैस्ट्रिक अम्ल के एक संघटक के रूप में पेट में नहीं स्रावित होता है। तो पोटेशियम क्लोराइड, सल्फ्यूरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सोडियम क्लोराइड। इसमें से आप देखेंगे तो एक भाई तेजाब है, एक इसमें से क्या है, तेजाब है, तेजाब आपके पेट में नहीं आएगा, H2SO4 आपके पेट में नहीं बनता है, बाकी HCl आपके उसमें आमाशय में होता है, और पोटेशियम क्लोराइड ये भी बनता है, और सोडियम क्लोराइड का मतलब नमक है, ये भी बन जाएगा, सोडियम क्लोराइड भी बनेगा और पोटेशियम क्लोराइड। जब ये है, और ये बताइए सोडियम क्लोराइड आपके शरीर में है, और साथ में आप इसे सिर्फ पोटेशियम को करना है, सिर्फ पोटेशियम को Cl के साथ मिलाना है, ये भी तो आपके पोटेशियम भी तो आपके शरीर में होता है, जब पोटेशियम शरीर में होता है, क्लोरीन भी शरीर में होती है, तो पोटेशियम क्लोराइड बनाने में कोई दिक्कत नहीं होगी। सोडियम क्लोराइड आप खाते ही हैं, नमक आप खाते ही हैं, ये भी आपके शरीर में हो गया, HCl आपके आमाशय में होता है, तो ये तीनों तो मिल गए, बचा क्या, H2SO4। भाई ये तो तेजाब है यार, ये क्या है, ये एक प्रकार का तेजाब है, आप जानते हैं तेजाब है, तेजाब आपके शरीर में नहीं होगा, ठीक है, आपके शरीर में तेजाब नहीं पाया जाएगा। चलिए आगे चलें, चलिए आइए प्रश्न नंबर 6, निम्न में से किसे जूल में मापा जाता है। ईमानदारी से बताइए, प्यार से बताइए कि क्या ये प्रश्न नहीं बताए गए हैं। ये प्रश्न आपको एक बार नहीं कई बार बताए गए हैं, और आपके पेपर में आते, कई पेपर में आपके आए हुए हैं, कई एग्जाम्स में आपके आए हुए हैं, तो आप इनको अनदेखा नहीं कर सकते हैं। आइए मैं बताता हूँ प्रश्न, तब तक आप लोग कमेंट करते रहा कीजिए, कमेंट जरूर किया कीजिए। जूल, जूल का मतलब आप जानते हैं, ये जो जूल होता है ना, ये आपका ये जूल होता है। अब ये बताइए ऊर्जा, ऊर्जा जो व्यय होगी ये किससे व्यय होती है भाई, किससे व्यय होती है ये जो ऊर्जा होती है। अच्छा ये जो जूल होता है ये किसका मात्रक हो सकता है, ये कमेंट कीजिए। बाकी मैं आपको और सारी चीजें बता रहा हूँ, और सारी चीजें बता रहा हूँ। वेग, वेग आप जानते हैं, वेग का मतलब क्या हुआ, स्पीड। अब ये जो स्पीड है, स्पीड को आप किस में मापेंगे, स्पीड को आप किस में मापेंगे भाई, सेकंड में ही मापेंगे ना। स्पीड को आप किस में मापेंगे भाई, वेग को आप स्पीड में ये सेकंड में ही मापेंगे, इसकी इकाई हो गई। उसके बाद क्या बचा, बल, बल को आप किस में मापेंगे, न्यूटन में, बल को आप किस में मापेंगे, न्यूटन में, या फिर इसी को मापा जाता है किलोग्राम मीटर पर सेकंड में, किलोग्राम मीटर पर सेकंड, या फिर आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं किलोग्राम मीटर सेकंड इनवर्स, इनवर्स कर सकते हैं इसको। तो चाहे जैसे आप जानते हैं कि जो मात्रक नीचे होता है उसे ऊपर ले जाने के लिए जब ऊपर ले जाया जाता है तो वो इनवर्स में बन जाता है, माइनस हो जाता है, ठीक। शक्ति, शक्ति आप जानते हैं, शक्ति को आप क्या कहते हैं भाई, शक्ति को आप वाट से माप सकते हैं, किससे माप सकते हैं, वाट से, ठीक है, किससे माप सकते हैं, वाट से माप सकते हैं। तो ये सारी चीजें आपको जानना बेहद जरूरी होता है, आपको जानना ये सब बहुत बेहद जरूरी होता है। जरा कमेंट आप लोगों का भी जाना चाहिए भाई कि क्या कमेंट आप लोग करते हैं इन सब के बारे में, तो जरा बता दिया कीजिए आप लोग भी, ठीक है।
जरा आप लोग भी बता दिया कीजिए। आप लोग नहीं बताएंगे तो कैसे समझ में आएगा, जरा बताइए आप लोग। आप लोग नहीं बताएंगे तो ये सारी चीजें कैसे समझ में आएंगी हमें कि आपको कितना समझ में आ रहा है, कितना नहीं समझ में आ रहा है। ठीक है, चलिए बताइएगा जल्दी से। चलिए बताइएगा। हाँ, तो क्या होगा, आपने बताया इसका आंसर क्या था। अच्छा, आंसर नहीं बताया गया है ना अभी। चलिए, तो क्या क्या बताया मैंने बताया वेग, वेग को आप सेकंड में माप रहे हैं, बल को आप न्यूटन में माप रहे हैं, जो जिसे कि हम लोग इस रूप में भी लिख सकते हैं न्यूटन को। ठीक है, अब उसके बाद शक्ति है, क्या है, शक्ति है। शक्ति को आपने वाट में मापा। वाट का भी एक और रूप होता है जिसे आप जूल पर मीटर कहेंगे, जूल पर मीटर कहेंगे। ठीक है, जिसे आप क्या कहेंगे, जूल पर मीटर कहेंगे। लेकिन मैंने आपको कमेंट करने को कहा, आप लोगों में से कितने लोग जानते हैं कि ये जो जूल है, जूल को इसमें दूसरी इकाई क्या होती है इसकी, जूल की दूसरी इकाई क्या हो सकती है, जरा बताइएगा। जूल की दूसरी इकाई ऊर्जा व्यय हो रही है, यानी कि इसमें बल लग रहा है। ऊर्जा व्यय होने का मतलब बल लग रहा है। बल के साथ बल आप जब लगाते हैं किसी चीज पे तो दूरी में मापेंगे ना, दूरी मतलब मीटर, तो इसका एक और मात्रक निकल के आ जाएगा आपका, क्या निकल के आ जाएगा मेरे भाई, न्यूटन मीटर निकल के आ जाएगा। क्या निकल के आ जाएगा, न्यूटन मीटर, जिसे यानी इंटू यम कहेंगे, यन इंटू क्या कहेंगे, यम कहेंगे, यानी कि न्यूटन मीटर भी कह सकते हैं। आप जूल कहिए या न्यूटन मीटर कहिए, दोनों के दोनों किसके इकाई हो जाएंगे, तो ऊर्जा के इकाई हो जाएंगे। इस प्रश्न का राइट आंसर क्या बन जाएगा मेरे भाई, तो इस प्रश्न का राइट आंसर बन जाएगा ऊर्जा। क्या बन जाएगा, ऊर्जा। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। बेहतरीन प्रश्न था ये, और सबके सब जो होते हैं, मैंने इनकी सेकंड यूनिट भी बता दी और फर्स्ट यूनिट तो बताई ही बताई। चलिए इस प्रश्न का उत्तर कीजिए, पी वी और आर के बीच सही संबंध क्या है। पी वी, पी मतलब क्या होता है भाई, पी मतलब पावर हो जाएगा, वी मतलब क्या हो जाएगा, वोल्टेज हो जाएगा, और बचा क्या, आर, आर मतलब रेजिस्टेंस हो जाएगा, रेजिस्टेंस हो जाएगा। ठीक है, रेजिस्टेंस, अरे इसका मतलब समझ लीजिए प्रतिरोध हो गया, इसका मतलब क्या हो गया, प्रतिरोध हो गया। इसका मतलब वोल्टेज को वोल्टेज ही लिखते हैं, वोल्टेज को क्या लिखते हैं, वोल्टेज ही लिखते हैं। पावर मतलब शक्ति हो गई। अरे सारी चीजें हिंदी चाहे अंग्रेजी दोनों जानते रहिए। तो इसका सही उत्तर आपसे पूछा गया है, क्या पूछा, हाँ सही उत्तर पूछा गया है। सही उत्तर आपको बताना है, कौन सा सही उत्तर होगा इसका। बहुत आसान सा प्रश्न है, बहुत ज्यादा नहीं। आपको अगर थोड़ा सा भी इसका रूप याद होगा तो शायद यही तो होता है, शायद क्या होता है, यही होता है। आप कंफर्म करके बताइएगा, मैंने आपको बता दिया, हिंट मैंने आपको दे दिया है, आप आसानी से बता सकते हैं इसको। ठीक है, हिंट मैंने आपको दे दिया है। इसमें से, अच्छा इसमें से गलत पूछा, इसमें से क्या संबंध ऐसा है जो गलत है, क्या संबंध ऐसा है, कौन सा संबंध ऐसा, कौन सा सूत्र ऐसा है जो गलत है। इसीलिए मैं थोड़ा सा कंफ्यूजन में पड़ गया था भाई, लग तो सही रहे थे सब, इसमें से गलत पूछा है। तो मैं आपको सीधे सीधे बता दूं भाई कि इसको आप गलत मान लीजिए, बाकी आप सारे के सारे सही है। मानेंगे क्या होता ही है, ये गलत है, बाकी सब सही है, बाकी सब क्या है, सही है। ठीक है, चलिए, अरे इसको आप नहीं समझ पा रहे हैं तो ये देखिए, ये है वी स्क्वायर बाई आर, और ये है आई स्क्वायर बाई आर, हाँ आई स्क्वायर आर है, और ये भी आर। स्क्वायर को थोड़ा सा उस तरह से लिख दिया गया है भाई, दूसरे पैटर्न में लिखा गया, बस इतना समझ लीजिए। चलिए 8 प्रश्न हो गए, 9वां प्रश्न आपके सामने। इस प्रश्न का उत्तर कीजिए। आप जरा ये भी बताते रहिए कि प्रश्न कैसे लगे, बेहतरीन प्रश्न है कि नहीं है। एक प्रश्न के साथ कितने उत्तर आपको मिल रहे हैं, कितने प्रश्न और बन के मिल रहे हैं, वो जरूर देखा कीजिए। ऐसे प्रश्न जो होते हैं वो खुले अंक वाले प्रश्न होते हैं,
खुले अंत का मतलब होता है आप एक से ज्यादा बता सकते हैं, एक से ज्यादा चीजें उसके बारे में बता सकते हैं, समझा सकते हैं। लेकिन ये जो प्रश्न होते हैं ये तो भाई बंद अंत वाले होते ही हैं, आप जानते हैं। लेकिन ऐसे प्रश्नों की व्याख्या जब होती है वो खुले अंत वाले हो जाते हैं, व्याख्या खुले अंत वाली होती है, प्रश्न नहीं। प्रश्न आपके बंद, क्लोज्ड क्वेश्चन हैं ये सब। ठीक है, चलिए बताइए। किसी के लिए वोल्टेज धारा ग्राफ की आवृत्ति, किसी के वोल्टेज धारा की आवृत्ति किसी विद्युत परिपथ के लिए होना चाहिए। हाँ ये है, किसी विद्युत परिपथ के लिए होना चाहिए भाई। किसी विद्युत परिपथ के लिए वोल्टेज धारा ग्राफ की आकृति क्या होगी? सीधी सीधी बात है यार, इसमें तो कुछ खास करना ही नहीं है। इसमें क्या हो जाएगी? रेखीय हो जाएगी। कैसी होगी? रेखीय हो जाएगी। रेखीय या इसी को रैखिक कहते हैं, रैखिक ऑप्शन में है, ऑप्शन यही सही हो गया। चलिए इस प्रश्न को बताइए जरा। किसी विद्युत परिपथ में विद्युत ऊर्जा के क्षय होने की दर क्या कहलाती है? क्षय होने की दर क्या कहलाती है? विद्युत ऊर्जा, विद्युत परिपथ में विद्युत ऊर्जा के क्षय होने, विद्युत ऊर्जा के क्षय होने की क्या कहलाती है? तो सीधा सीधा इसके परिभाषा पे आ गया, उसके डेफिनेशन पे है। जब डेफिनेशन पे है, डेफिनेशन जब डेफिनेशन पे है तो आप बताइए इसमें क्या दिक्कत है भाई? इसी को सीधा सीधा तो कहते हैं ना विद्युत शक्ति। विद्युत शक्ति इसी को तो कहते हैं कि किसी विद्युत परिपथ में विद्युत ऊर्जा के क्षय होने की दर क्या कहलाती है? क्षय होने की दर आपकी कहलाती है विद्युत शक्ति। क्या कहलाती है? इलेक्ट्रिक पावर। क्या कहलाती है? इलेक्ट्रिक पावर। हैंडराइटिंग इधर उधर हो सकती है भाई, लेकिन मैं बोल रहा हूँ इसीलिए बहुत ज्यादा ध्यान नहीं दे रहा हूँ हैंडराइटिंग पर, बहुत ज्यादा लिख भी नहीं रहा हूँ। अगर ज्यादा लिखना होता तो मैं सही से लिखता। चलिए प्रश्न नंबर 11 आपके सामने। और कितने प्रश्न हैं? कुछ और प्रश्न? लास्ट प्रश्न ये आपके सामने है इस सेशन का। तो इस सेशन का जो लास्ट क्वेश्चन है इसको बढ़िया से करते हैं, आसानी से करते हैं, कोई दिक्कत नहीं, कोई मसला नहीं होगा आपके सामने। लेकिन जल्दी से इस प्रश्न का उत्तर बताइए, ये आप लोगों के लिए बेहद जरूरी है। ठीक है, चलिए बताइए क्या है? रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने वाले उपकरण को कहते हैं। देखिए ऊर्जा एक ऐसी चीज है जिसे ना ही समाप्त किया जा सकता है ना ही उत्पन्न किया जा सकता है। ऊर्जा एक ऐसी चीज है जिसे आप लोग ना ही समाप्त कर सकते हैं ना ही उसे उत्पन्न कर सकते हैं, बस उसे एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। ऊर्जा एक ऐसी युक्ति है जिसे ना ही समाप्त किया जा सकता है ना ही इसे उत्पन्न किया जा सकता है, बस एक रूप से दूसरे रूप में इसे परिवर्तित किया जा सकता है। ठीक है, तो जैसे होता है ना कि रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलना, ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलना। ठीक है, रासायनिक ऊर्जा को आप लोग ध्वनि ऊर्जा में बदलना, पवन ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलना, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलना। शायद यांत्रिक क्या पूछा है इसमें? रासायनिक ऊर्जा पूछा है। तो इस तरह से सिर्फ आप ऊर्जा का रूप परिवर्तित कर सकते हैं, ना कि उसे उत्पन्न कर सकते हैं। उत्पन्न आप नहीं कर सकते हैं। तो बताइए क्या वोल्ट मीटर है? क्या वोल्ट मीटर है? क्या प्रतिरोध है? क्या एमीटर है? क्या वोल्टेज सेल है? ये तो वोल्ट मीटर, प्रतिरोध, एमीटर, ये सब के सब क्या है? ये सब के सब इकाई हैं यार, ये सब के सब इकाई हैं, यूनिट प्लेस, यूनिट है। ये सब क्या है? यूनिट है, इकाई है, मात्रक है। इन्हें मात्रक भी तो आप कह सकते हैं। ये सब के सब क्या है? मात्रक हैं। ये किसी ऊर्जा को परिवर्तित नहीं करते हैं। तो ये जो वोल्टेज सेल है आपका, वोल्टेज सेल जो है ये आपके रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा, अरे आप बैटरी जानते हैं ना, बैटरी आप जानते हैं, बैटरी क्या करता है? बैटरी रासायनिक ऊर्जा को क्या करता है? विद्युत ऊर्जा में बदल देता है। उसी तरह से जब आपका यांत्रिक ऊर्जा, जैसे कि आपका जनित्र हो गया, जनित्र आपका क्या होता है? यांत्रिक ऊर्जा को किसमें परिवर्तित करता है? विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है, विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। तो इसी तरह से सारी चीजें परिवर्तित होती रहती हैं भाई। पवन ऊर्जा को पवन चक्की, पवन ऊर्जा को किसमें? पवन चक्की जो होती है वो विद्युत ऊर्जा में बदलती है। ठीक है,
इसी तरह से गतिज ऊर्जा को भी बदला जाता है, स्थितिज ऊर्जा को भी बदला जाता है। तो सारी ऊर्जाओं को एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जाता है, बस उनको उत्पन्न नहीं किया जा सकता है, परिवर्तित किया जा सकता है। हीट से आप लोग देखते हैं कि बनाया जाता है, नई ऊर्जा बनाई जाती है, नई चीजें बनाई जाती हैं आग से। तो इस तरह से आप देखेंगे कि सिर्फ ऊर्जा का रूप परिवर्तित हो रहा है। तो कैसी लगी क्लास ये जरूर बताइएगा कमेंट करके, और अगर चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों को शेयर कीजिए ताकि उनको भी निःशुल्क क्लासेस मिल सके। अभी कम प्रश्न इसलिए लिए जा रहे हैं ताकि आप लोगों का जो ये जो लगन का त्योहार चल रहा है वो जल्द से जल्द समाप्त हो सके और उसमें भी आप छोटी छोटी जो क्लासेस हैं उसे देख सकें। फिर उसके बाद ये क्लासेस धीरे धीरे टाइमली बढ़ाई जाएंगी और आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न देने का प्रयास किया जाएगा। तो ठीक है दोस्त, आज के लिए इतना ही। जय हिंद।